नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर लगातार टॉपिक वाइज ही प्रश्न और टॉपिक वाइज कवर करा रहे थे। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है कि जितनी चीजें अभी तक आपने पढ़ी उसमें से कितना आप तैयार कर पा रहे हैं। तो आज हम लेकर के आए प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके जीएस वाला पोर्सन हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पर 85 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे, जो कि एक लगभग पूरे सेट में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर पीआरटी का ही अगर सेट उठा लेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं लगभग 16 के करीब मैथ के क्वेश्चन और लगभग 15 के करीब रीजनिंग के क्वेश्चन। तो 30 नंबर का उधर पोर्शन 30-31 नंबर का हटा देंगे, फिर भी लगभग 85 से लेकर 90 के बीच में आपको जीके जीएस देखने को मिलता है एज अ पीआरटी के लिहाज से देखेंगे। और अगर 6 से 8, 9 से 10 इनमें जाएंगे तो उसमें जीके जीएस वाला पोर्शन अलग होता है, सब्जेक्ट वाला अलग होता है। तो एक जो क्वेश्चन हमने रखे हैं सभी के लिए, 6 से 8 में भी साइंस वगैरह सब आते ही है और प्राइमरी के लिए तो है ही है। तो जीके जीएस में पहला सेट है और स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला है सूत्री विभाजन। मिटोसिस के चरण का नाम आपसे पूछा गया है, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मेटाफेज आपका यहाँ पर सही होगा, जिसमें विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर होते हैं। बाकी ये पता ही आपको, जब सूत्री विभाजन होता है तो इसमें जो कोशिका में गुणसूत्र आपके जाते हैं वो पैतृक कोशिका के समान ही होते हैं। अगर लाइन टू लाइन कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप कर ले जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य इनमें से क्या है? जैव पीड़कनाशी है, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण है, या फिर कृषि उत्पादकता है? तो आप क्या कहेंगे? जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो न्यूनतम रूप से आपको दिखाई दें, तो यही आपका जो है वो सही होगा, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण। और टीवीएस से आपने देखा ही था, काफी क्वेश्चन आए थे। इस बार वाला जो पेपर कैंसिल हो गया था बीपीएससी टीआरई वाला 3.0 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे जो है वो इंगित करती है? एक समुद्री अकशेरी कशेरुकी को, या फिर सलाद के लिए एक सब्जी को, या एक मछली है? किसके टाइप में ये आता है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पहला, एक समुद्री अकशेरुकी जो है वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम ये कब लागू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1980, 74, 1981, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अगर बात की जाए संशोधन को लेकर के तो 1988 देखने को मिलता है, और वैसे आप कहेंगे 1974 सही होगा। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम आया था 1974 में। बाद में 1988 में इसे किया गया था संशोधन। अगर क्वेश्चन बने कि जल की गुणवत्ता को लेकर के किस में मापा जाता है, आपके पेपर में आया था, याद होगा, बीओडी से क्वेश्चन। तो जल की जो गुणवत्ता होती है उसके लिए मापा जाता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को लेकर के आपके पेपर में क्वेश्चन आया भी था। अब बीओडी से क्वेश्चन बनेगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बीओडी अगर अधिक है तो जल आपका प्रदूषित है। बीओडी की मात्रा अगर अधिक निकलती है तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जल आपका प्रदूषित है। और अगर बीओडी की मात्रा कम है, नीचे की एरो है मतलब कम है, तो आप क्या कहेंगे? जो स्वच्छ जल है उसकी श्रेणी में ये आएगा, स्वच्छ जल। बाकी जल की बात करते हैं तो जल के रासायनिक सूत्र के रूप में आपको पता है H2O होता है। घनत्व आप देखेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस, अगर यही केल्विन में बात करें तो 277 केल्विन देखने को मिलता है। और अगर हिमांक की बात करें तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगर यही सेल्सियस में बात करते हैं, क्वथनांक की अगर बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये उबलता है। और आंसर यहाँ पर 1974 सही होगा। अगला है, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो आपकी क्या कहलाती है? अर्थ आवर है, कार्बन क्रेडिट, कार्बन स्पेस, कौन सा सही होगा? तो पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं कार्बन स्पेस। सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। एक पूछा जाता है कार्बन फुटप्रिंट, वो क्या होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलाप के द्वारा पर्यावरण में जो प्राथमिक रूप से छोड़े गए जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा होती है वो कहलाती है कार्बन फुटप्रिंट। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो आप कहेंगे टन 1 टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ये तुल्य जो है वो आपका कार्बन क्रेडिट जो है वो होता है। अर्थ आवर क्या होता है? ये WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा बनाया गया एक डे है, जिसमें बेसिकली
बिजली बचाने को लेकर के आपको याद होगा, मैंने भेजा भी था टेलीग्राम पर, 1 घंटा के लिए लाइट जो है बंद कर दी जाती है। और कार्बन जो स्पेस है, ये आपका कार्बन बजट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन बजट के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। कार्बन जो स्पेस है, इसी में ही कार्बन उत्सर्जन को लेकर के क्वेश्चन काफी बनता है कि कौन सा आपका सम्मेलन टाइप का आपको देखने को मिला था। तो कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, इसको लेकर के आपका क्योटो प्रोटोकॉल देखने को जो है वो मिला था। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। इसमें दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रस्ताव आपका विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसकी वैश्विक तापन क्षमता यानी ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है? CO2 की, CH4 की, SF6 की, कौन सा सही होगा? तो सबसे अधिक वैश्विक तापन क्षमता जो होती है, वो होती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस की। और अगर बात करें प्रतीक चिन्ह के रूप में, तो SF6 आपका सही होगा। ग्रीन हाउस गैसेस में आपका CO2 है, CH4 है, N2O है, O3 है, CFC है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के ट्रिक जो होती है ना, मीना का जलवा ग्रीन हाउस गैसेस, उससे भी याद रख सकते हैं। बाकी ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है ना, वो पृथ्वी को गर्म करने के लिए बेसिकली उत्तरदायी होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये सबसे ज्यादा कौन सी गैस में होती है, तो CFC में होती है। और सबसे कम आपको CO2 में देखने को मिलती है ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या नाम दिया जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जीन पुल कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। आंसर आपका जीन पुल जो है वो सही होगा। जीन क्या करता है? ये जीन आपका DNA का बना होता है। आपको याद होगा, आपके में भी एक क्वेश्चन जीन से रिलेटेड आया था, जहां पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का लेके एक टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर बात करें तो जीन पुल आपका यहाँ पर सही होगा। DNA जो होता है वो आपको पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल फुल फॉर्म होती है। मतलब एक वंश से दूसरे वंश तक जो भी आनुवांशिक सूचना है, उसके परिवहन का DNA जो है वो काम करता है। और जीन जो होता है, उसके लिए जो अवधारणा है वो आपकी ओप्रोन अवधारणा प्रस्तुत जो है वो की गई है। DNA को लेकर के एक पॉइंट और ये याद रख सकते हैं कि इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रदूषक जो है इनमें से कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन गैस, कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर रेडॉन गैस जो है वो सही होगा। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रदूषक है वो कौन सी गैस है? रेडॉन गैस है। अम्ल वर्षा को लेकर के पूछी जाती है तो SO2 और NO2। SO2 और NO2 ये दोनों आपका अम्ल वर्षा का मुख्य कारक के रूप में जो है ये जाना जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने परसेंट में पाई जाती है? 0.03%। ये आपको CO2 की मात्रा देखने को मिलती है। आपके में परसेंटेज पूछा गया था। और बाकी ये जो आपका इंडोर वायु प्रदूषण है, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसके जो प्रदूषक के कारक में रेडॉन गैस है, इसके अलावा और कौन कौन सी हैं? तो जो फोटोकॉपी करने वाली मशीन होती है वो इसमें आपका आती है। इसके अलावा जो ईंधन आधारित चूल्हे होते हैं जो घरों में यूज किए जाते हैं, वो भी आपके इसी में ही यानी इसके प्रदूषक के स्रोत में ही आपके आते हैं। आगे बात करते हैं आपका प्रश्न, इनमें से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो किसने कहा था? आंसर की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक या मिलुटिन मिलानकोविच, जॉर्ज सिम्पसन। तो आंसर आपका मिलुटिन यहाँ पर सही होगा। मिलुटिन मिलानकोविच, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। अरस्तु ने क्या बताया था? अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। कॉपरनिकस ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर याद रख सकते हैं। अगला है, इनमें से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित ही नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर यूट्रोफिकेशन जो है वो सही होगा। यूट्रोफिकेशन जो होता है वो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं होता है। स्मॉग की बात करते हैं तो ये आपका फोटोकेमिकल स्मॉग कुहासा और NO2 के मिलने से जो है ये बनता है। कुहासा और आपका NO2 के मिलने से बनता है। और यूट्रोफिकेशन की अगर बात करते हैं, इसी से ही मिलता जुलता
एक शब्द होता है, वो होता है यूट्रोफिया, जिसको कहते हैं सुपोषण। तो नवीन जलीय तंत्र में जब प्रदूषण आदि कारणों से अजैविक और जैविक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, उसको कहते हैं यूट्रोफिया। यूट्रोफिया को हिंदी में कहते हैं सुपोषण। तो वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर यूट्रोफिकेशन लिखा है, जो इसमें नहीं आएगा। और आम्ल वर्षा की अगर बात करते हैं, तो इसके लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी? SO2 होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आपके जो है वो होते हैं। तो आंसर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ईवीएस के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, कौन सा सही होगा? 1943 में आजाद हिंद फौज जो अस्तित्व में आई थी, वो आपका सिंगापुर यहाँ पर जो है वो सही होगा। पूछा गया कहाँ आई। ये चीज को समझिए कि श्रेय किसको जाता है आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक, तो आप कहेंगे रास बिहारी बोस, इनको जो है वो श्रेय जाता है। और सिंगापुर में अगर बात करें, तो 1943 में सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनको आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी आपको याद रखना है इनके संदर्भ में, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही, आपको याद होगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना भी जो है वो की थी मई 1939 में। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की जो उपाधि दी गई थी, वो किसने दी थी? तो नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा जो है वो दी गई थी। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्हीं के द्वारा 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था और 1939 का जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन था, शॉर्ट में लिखा है, तो इसकी अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा जो है वो की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो समाजवाद के प्रमुख कहेंगे प्रभावित के रूप में, या उसने प्रभाव डाला था उसके रूप में भी जानी जाती है, वो जो ऊपर हमने बताया था। बाकी आंसर सिंगापुर यहाँ सही होगा। अगला है जनपद, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का जो तात्पर्य है वो कितने भाग पर था? किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती, या 3/21, या 3/19? आंसर आपका 3/20 भाग पर नील की खेती से ये संबंधित था। इस चीज को भी समझिएगा कि किसने जो है वो बुलाया था तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर जो है वो महात्मा गांधी जी जो है वो आए थे इनके निमंत्रण पर। कौन आया था? महात्मा गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह में इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं ब्रजकिशोर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई जी, नरहरि पारिक जी, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजहूरुल हक। ये सभी जो थे वो ना महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे। तो ऐसा ना हो कि चंपारण सत्याग्रह में कौन इनके सहयोगी थे, आप केवल राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी जी का ही नाम दिमाग में रखे, ये सभी भी इनके सहयोगी थे। और गांधी जी ने ही आपका जो अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन था, उसमें पहला भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगर उपवास को लेकर के पूछ लिया जाए, तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर वाला था, जो कि आपको इसी के बाद देखने को मिला था। उसमें अगर बात करते हैं कि कौन सहयोगी रहा था, तो उसमें रहे थे अंबालाल साराभाई। अहमदाबाद जो मिल मजदूर थे उसके आंदोलन में अंबालाल साराभाई की बहन का नाम देखने को मिलता है, जिनका नाम था अनुसुईया बेन। तो वो गांधी जी की मुख्य सहयोगी जो है वो रही थी। और 1918 में जो गुजरात का खेड़ा जिला था, उसमें फसल खराब हो गई थी, तो उससे किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सरकार ने क्या क्या करा था, भू राजस्व को और ज्यादा बढ़ा दिया था। तो फिर मना कर दिया था किसानों ने देने से, जिसके विरोध में फिर प्रदर्शन देखने को मिला था। और 1918 में ही आपका अहमदाबाद का जो कपड़ा मिल मजदूर थे, उनकी समस्याओं के लेकर के भी वहाँ के जो मिल मजदूर थे उनसे संबंधित भी सत्याग्रह हुआ था। एक क्वेश्चन आपका आया था जहां पर पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू किया था? तो इसी खेड़ा सत्याग्रह से जो है वो शुरू किया था। एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था जहां पर पूछा गया था कि गांधी जी ने सबसे पहला जो मजदूरों की मांग को लेकर के सबसे पहले उपवास जो रखा था, वो भारत में कहाँ रखा था? तो वही अहमदाबाद सूती वस्त्र जो मिल मजदूर वाला था ना, उनकी मांगों को लेकर के रखा था। अहमदाबाद जो मिल सूती वस्त्र मिल मजदूर था ना, उनको 35% बोनस दिलाया था महात्मा गांधी जी ने। वो चीज आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ अधिवेशन दिए गए, एक तरफ उनके विषय दिए गए और आपसे सही मिलान पूछा गया। नागपुर, लाहौर, कराची, लखनऊ, सभी मैच करने हैं आपको। तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो आपका इसमें देखने को मिलता है।
ए का तो थर्ड हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार प्रीवियस ईयर में आया था वो हमने आपको दिखाया भी था। कराची कांग्रेस जो अधिवेशन था इसमें आपको देखने को मिला था मौलिक और आर्थिक प्रस्ताव, ये भी टॉपिक वाइज वाले में कराया था आपको। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो था इसमें आपका गरम दल और नरम दल में एक था, तो ये भी आपका करवाया था। तो 3 1 2 4 बी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका जो है वो सही होगा। बाकी सबके बारे में लिखा ही है। और बाकी लखनऊ जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें एकता स्थापित हो गई थी, वो भी आपको याद ही होगा। मुस्लिम लीग को भी अधिवेशन एक ही मंच पर हो गया था। अगला इनमें से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आंसर की बात करते हैं तो स्वामी राजा राम मोहन राय जो है इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता। नवजागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक इनको कहा जाता है। तो कई नाम हैं इनके। बाकी इन्होंने 1815 में स्थापना की थी, किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वो आपके दिमाग में जो है होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने 1821 में बांग्ला जो भाषा थी उसमें संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है वो किया था, जिसका यूज किया था इन्होंने आगे चल करके सती प्रथा के विरोध के रूप में। संवाद कौमुदी जिसका यूज किया गया था सती प्रथा के विरोध में। इसके अलावा इन्होंने 1817 में ही आपका जो डच घड़ी साज डेविड हेयर थे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डच घड़ी साज डेविड हेयर, तो इनके सहयोग से इन्होंने इसी 1817 में कलकत्ता के अंतर्गत आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो की थी। कलकत्ता में बाद में आपको याद होगा तो इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में ही इन्होंने 1825 में ही एक और स्थापना की थी, और वो थी आपकी वेदांत कॉलेज की स्थापना। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना लगभग सारी चीजें बता दी। अच्छा, एक पॉइंट और कि जो राजा राम मोहन राय जो हैं इनके नाम में ये राजा आपको देखने को मिलता है, इसकी उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे जो है वो कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सही होगा। आपको ये भी पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। गांधी जी का विचार था सत्य, अहिंसा, सर्वोदय। पत्र पत्रिकाएं इनकी पूछी जाती है महात्मा गांधी जी की, तो आपको याद होनी चाहिए। यंग इंडिया पूछी जाती है, इसके अलावा इंडियन ओपिनियन जो है आपको देखने को मिलती है, और इसके अलावा शॉर्ट में ओपिनियन लिख दिया। इसके अलावा हरिजन आपको याद रखना है, आपकी शायद हरिजन वाली पूछी भी गई थी आपकी, और आंसर आपका सी वाला। आगे बात करते हैं किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत जो है वो करवाई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिक? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने ही अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत कराई थी। बाकी आपको याद होगा इनकी शिक्षा नीति वगैरह भी काफी फेमस है। लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में भी क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड डलहौजी से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा आपको देखने को मिलती है वो किसने जो है वो शुरू की थी? तो इसके द्वारा ही जो है वो शुरू हुई थी। लॉर्ड डलहौजी में ही टाइम में आपको देखने को मिलता है कि रेलवे का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही जो है वो माना जाता है। इसी के टाइम में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में आपकी पहली रेल जो है वो आपका चलाई गई। अगर ये कहा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के कि जन्मदाता कौन था, तो लॉर्ड मैकाले ही जो है वो थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरुआत करवाई थी। अंतर दोनों में बात में है। लॉर्ड मैकाले की अगर जब बात होती है तो इन्हें कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का जन्म के रूप में, कि जन्मदाता के रूप में। अंग्रेजी शिक्षा जन्मदाता, पर शुरुआत जो थी अंग्रेजी पढ़ाई की यहाँ पर बात की गई, तो पढ़ाई की शुरुआत जो थी वो विलियम बेंटिक। और कब करवाई थी ये चाहें तो तारीख भी याद रख सकते हैं। तो 7 मार्च 1835 का समय था जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने
अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया था। उस समय जो चलती थी वो फारसी चलती थी, तो फारसी के स्थान पर अंग्रेजी जो है वो लेकर के जो है ये आए थे। बाद में ऑकलैंड आया था, उसने क्या किया था, सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया था। अच्छा, भारत में आधुनिक शिक्षा का अगर बात की जाए कि जनक कौन है, तो चार्ल्स ग्रांट को जाना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को जाना जाता है। आधुनिक शिक्षा जनक। वुड डिस्पैच कब आया था, आपके पेपर में याद होगा, एक चौहान समिति करके क्वेश्चन बना था। तो जितने भी शिक्षा आयोग है ना, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। वुड डिस्पैच 1854 में आया था, और इसकी खासियत यह है वुड डिस्पैच की कि आपका कहा जाता है इसको भारतीय या भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को जो है वो कहते हैं। अगला है सुभाष चंद्र बोस को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन जो है वो हुआ था। कराची, हरिपुरा, बंबई अधिवेशन, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुरा अधिवेशन जो था, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने, अभी मैंने बताया था ऊपर कि 1938 का जो था वो था हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता की थी। पर 1939 का जो था वो था आपका तिरुपुरी अधिवेशन, जिसमें इन्होंने पट्टाभी जो सीतारमैया हैं उनके साथ विवाद पूरा समझाया था। तो पट्टाभी सीतारमैया को ये पराजित करके अध्यक्ष बने थे, और यहीं से ही क्वेश्चन आपके आया था, टीआरई पीआरटी में आ चुका है कि किसको हरा करके जो है ये बने थे। बाकी ये भी पता होना चाहिए कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, बाद में कौन बनाए गए थे, तो बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये सब टॉपिक वाइज वाले हम बता चुके हैं, यहाँ केवल रिवाइज करा रहे हैं। इस चीज को भी समझिएगा, क्वेश्चन किसी भी लाइन से बन सकते हैं, तो हर चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है कौन सा चार्टर एक्ट है जिसके द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। चार्टर एक्ट 1833, 1853, 1858, यहाँ भारत सरकार अधिनियम है, तो इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो चार्टर एक्ट 1853 आपका सही होगा, जिसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन स्टार्ट कर दिया गया था। और सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली जो प्रतियोगिता व्यवस्था है, उसको लेकर के 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई थी। बाद में प्रतियोगिता परीक्षा आपकी 1855 से स्टार्ट हुई थी, और वो स्टार्ट हुई थी लंदन में। लंदन में आपका ये स्टार्ट हो गई थी 1855 में सिविल सेवकों की प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के। 1833 का जो चार्टर एक्ट देख रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिलता है ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में अगर पूछा जाए कौन सा एक्ट था, तो ये 1833 था। 1833 में आपको देखने को मिलता है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल से किस में कन्वर्ट हो गया था, भारत में जो है ये कन्वर्ट हो गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, शॉर्ट में बेंटिक लिखे थे ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है, इसी में ही आपका जो है ये बने थे। अगला देखते हैं आपका, कौन सा आंदोलन था जिसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। स्वदेशी, भारत छोड़ो, होम रूल, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, पांचों ऑप्शन में से, तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसको कहते हैं अगस्त क्रांति के नाम से। बॉम्बे के अंतर्गत ग्वालियर टैंक जो मैदान था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कहां पर, ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक जो अधिवेशन था, इसमें गांधी जी ने भाषण दिया था, करो या मरो का नारा दिया था इसी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। और स्वीकार कब किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के, और कहां किया गया था, तो वर्धा में आपका स्थान है, जहां पर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव को स्वीकार किस तारीख को और कहां जो है वो किया गया था। इसी 14 जुलाई के बाद जब तारीख आई थी 9 अगस्त की, तब 9 अगस्त में चलाया गया था आपका ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर में क्या खास हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर में जितने भी कांग्रेस के आपको देखने को मिलते हैं सभी महत्वपूर्ण नेता, इनको सबको कर लिया गया था गिरफ्तार, और
कहाँ रखा गया था? महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी को भी जब गिरफ्तार किया गया था तो इनको रखा गया था पुणे के अंतर्गत आपका, गांधी जी थी तो इनको गिरफ्तार करके रखा गया था पुणे के अंतर्गत आगा खा पैलेस में, आगा खा पैलेस में रखा गया था। उसके बाद बात करते हैं सरोजनी नायडू को लेकर के। तो सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी इनके साथ ही उनको भी आगा खा पैलेस में ही रखा गया था। सरोजनी नायडू भी और आपका कस्तूरबा गांधी भी। आपको ये तो पता ही है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समय चलते हैं इन्हीं के नाम पर। जवाहरलाल नेहरू जी को कहाँ रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। और अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर के, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लेकर के तो इनको रखा गया था कहाँ? बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल कहाँ पड़ता है? तो पटना के अंतर्गत पड़ता है। बांकीपुर का अधिवेशन भी बहुत पूछा जाता है, वो भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो ये आपका पटना के अंतर्गत जो है वो रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? रोलेट एक्ट 1909 में पारित किया गया था। बाल विवाह विरोधक अधिनियम 1929 में पारित। गांधी इरविन समझौता 1926 में हस्ताक्षरित। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम आपका 1929 में पारित किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू कब किया गया था? तो 1930 में लागू हो गया था, अगले ही साल। एक पूछा जाता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 28 सितंबर 1929 को, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में यहाँ पर याद रखिएगा। और जो बाल विवाह निरोधक एक्ट था, इसको सदन में किसने पेश किया था? तो उनका नाम था हरविलास सारदा। इनका नाम था हरविलास सारदा, जिनके द्वारा इसे जो है वो पेश किया गया था। और सारदा के नाम से ही इसको सारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सारदा एक्ट था, इसमें न्यूनतम 18 साल लड़कों की एज और लड़की की न्यूनतम आयु 14 साल जो है वो निर्धारित की गई थी। लड़का की न्यूनतम 18 और लड़की की आपकी न्यूनतम 14 वर्ष। रोलेट एक्ट आपको पता ही है कि 1909 में नहीं आया था, ये आपका 1919 में आया था। और गांधी इरविन समझौता 1926 लिखा, यह भी गलत है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? डायरेक्ट आंसर की अगर बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ये सब आपको देखने को मिलता है। जहां 21 हो गए, अब यहां से आपको संविधान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो पोर्शन समाप्त हुआ। अब प्रस्तावना में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय, ये 3 देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 1973 में आपको देखने को मिला था कि एक मामला, वो मामला था केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं केशवानंद, आप तो पूरा समझ ही जाएंगे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला था, इसमें मेन मुद्दा इसी प्रस्तावना को लेकर के था कि इसका, इन्होंने इसमें यही कहा था कि आप सारी चीजें जो भी संशोधन करना हो कर लीजिए, पर संविधान के मूल ढांचे में कुछ क्षति नहीं आनी चाहिए, ये मेन मामला यहाँ पर था। टोटल 13 न्यायाधीश की पीठ ने इसमें जो अपना संशोधन करते हुए फैसला है वो दिया था। और उद्देश्य प्रस्ताव आपका कब आया था, इसी से संबंधित याद रख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इनके द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को आपको देखने को मिला था उद्देश्य प्रस्ताव। और संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। और बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके बना दिया गया था संविधान की उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। एक संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? इसमें आपका 1976 के द्वारा उद्देशिका जो थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे। क्वेश्चन एक बार बना था, इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा था, वहां 4 लिखे हुए थे, तो उसमें से ध्यान रखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
एक क्वेश्चन में हम आपको लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप यहाँ पर 80 के करीब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लगभग 400 450 क्वेश्चन एक छोटे से वीडियो में कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबा जा रहा है या छोटा जा रहा है। मेन उद्देश्य है चीजें अगर यहाँ से आए तो आप कर ले जाए, छोटे बड़े वीडियो से कोई मतलब नहीं। 22 प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कौन से अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बंबई अधिवेशन जो था, ये आपका सही होगा। इसी में ही भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया। तारीख आपको पता होना चाहिए, 7 अगस्त 1942 की, जब बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी। इसी में ही आपका जो वर्धा प्रस्ताव था, भारत छोड़ो की पुष्टि जो है वो आपकी की गई। बाद में 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त की तारीख थी जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष है आप कहेंगे, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई थी। 8 अगस्त इसी 1942 को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश भी किया गया था, जिसका बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने समर्थन किया था। तो एक सीरियल से अगर याद होगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में उल्लेखित इनमें से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में असत्य है, गलत है? आंसर की अगर बात करते हैं तो ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये तो आपका सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं, बस बी वाला ही आपका गलत है। धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में कथन ये वाला आपका बिल्कुल गलत है। आपको पता है आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर के, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का अंतःकरण से पालन करने का अधिकार है, जिसमें सिखों को जैसे कृपाण धारण करने रखने का अधिकार है। 26 आर्टिकल में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को लेकर के, और भाग 3 जो आपका है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 12 से 35, जिसमें आपको मौलिक अधिकार जो है वो देखने को मिलते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला, इनमें से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह, बी.एन. पाटिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अधिकतर लोग ए और सी में कंफ्यूज होते हैं। आंसर स्वर्ण सिंह समिति आपका जो है वो सही होगा, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान का जो भाग 4 का था, इसके अंतर्गत और अनुच्छेद 51 का, इसको जो है वो आपका जोड़ा गया है। 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य आपके थे और एक कर्तव्य आपका बाद में जुड़ा है, और वो जुड़ा है आपका 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि समय था सन 2002 का, जिसमें आपका 11वां मूल कर्तव्य जो है आपका जुड़ा है। तो अब टोटल कितने हो गए? वो आपके 11 हो गए। इस चीज को भी समझिए कि मूल कर्तव्य जो हैं ये आपके लिए कहाँ से गए हैं, तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ के संविधान से। आपके पेपर में आया भी था एक कि कहाँ से लिए गए, इससे पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, संसदीय करके कुछ था। अब यहाँ पर आपको सारे याद करने पड़ेंगे कि कहाँ से कौन कौन चीजें ली गई, हो सकता है अगले में कोई और पूछ लिया जाए। यही तरीका होता है प्रीवियस ईयर से चीजें सीखना। भारत में अगर बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के बलवंत राय मेहता समिति जो है इसको जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है वो आपका किसके लिए है? तो सरकारिया आयोग आपका केंद्र राज्य जो संबंध है उनको लेकर के है, इनको सुधारने को लेकर के है। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने को लेकर के सरकारी आयोग। कब आया था ये सरकारी आयोग? तो 1983 में। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। वीडियो लाइक भी करते रहिएगा, सभी लोग कोशिश हम करेंगे कि ऐसे प्रैक्टिस सेट और भी आगे कराते रहें। बस लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिखता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। तो जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और प्लेलिस्ट में इससे पहले जो भी टॉपिक वाइज कराए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए हैं, उनको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो उसके बाद करा रहे हैं। और लाइक के लिए टारगेट हम रख रहे हैं 500 लाइक का, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर चीज़ें लिख रहे हैं इसको सेव भी करते जाएंगे, ताकि आपको बाद में PDF भी भेज सके रिवाइज करने के उद्देश्य से।
तो 500 लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दीजिएगा। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। कल हमने एक पीडीएफ भेजी थी ईवीएस की, वो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन 2023 में आए हैं उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर अब प्रश्न की। तो संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 इनमें से किस राज्य पर लागू होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। और उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं जिनमें जाति को लेकर के जब बात आती है तो गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन जो है वो किया गया। उसमें कौन कौन से आते हैं? एक चंदौली आता है, एक आपका कुशीनगर आता है, एक आपका संत कबीर नगर आता है और आपका एक रविदास नगर आता है। ये 4 जिले हैं जिनमें गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए एसटी आदेश में संशोधन जो है वो ये इसी विधेयक के जरिए किया गया है। अगला है भारतीय कृषि में जायद की जो ऋतु है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका यहाँ पर सही है? पहला ऑप्शन है कि ये खरीफ की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, शरद ऋतु के साथ प्रारंभ होती है। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बी वाला सही होगा कि ये रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। भारतीय कृषि में जो जायद की ऋतु है उसके संदर्भ में रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच आपका ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है ना उनको हम जायद फसल कहते हैं। जायद में क्या आता है? जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, सब्जियां, मतलब जितनी अधिकतर जो पानी वाली गर्मियों में एकदम आती है वो आपको देखने को मिलती है। बाकी रबी फसल जो है उनको शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। खरीफ जो फसलें होती हैं उनको अगर बात करते हैं तो वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तीन में यही टाइप ही होते हैं फसलों को लेकर के, खरीफ, रबी, खरीफ और जायद। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर जो है आपका इनमें से क्या है? 5.9%, 7.1, 10%, कौन सा सही होगा? मृत्यु दर क्या होती है? अशोधित मृत्यु दर तो कोई भी अगर भौगोलिक क्षेत्र में हम कहें तो 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जो मृतकों की संख्या होती है उसको हम कहते हैं अशोधित मृत्यु दर। तो बस 1000 जनसंख्या, इस पर एक टोटल वर्ष और इसमें हम निकालते हैं मृतकों की संख्या। अब यहाँ पर जो परसेंटेज वैल्यू है वो 7.1% आपका हो जाएगा। अगर सबसे पहली जनगणना में बात करें तो 1951 वाले में तो वहां पर मृत्यु दर जो थी वो आपकी प्रति हजार के हिसाब से 25 थी। बाद की धीरे धीरे वो परसेंटेज में आपका घट करके 2001 में जाकर के 8.1 रह गई थी और 2011 में रह करके 7.1 रह गई थी, मतलब धीरे धीरे घट रही है। बाकी जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपका है जनसंख्या घनत्व। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 17.72%। ये सब भारत के परिप्रेक्ष्य में बिहार का नहीं, बिहार का अलग है। साक्षरता दर की बात करें तो 74.04%। ये आपकी टोटल साक्षरता जिसमें से पुरुष महिला की अलग अलग है। अगर पुरुष की बात करें तो 82.14 है और अगर महिलाओं की बात करें तो 65.46 है। अगला क्वेश्चन आपका है कोरापुट जिला जिसमें पंचपत, माली, भंडार इनमें से किस खनिज के भंडार हैं? तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, कौन सा सही होगा? मैग्नीज आपका ऑप्शन बी वाला जो आप देख रहे हैं ये नहीं होगा, बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। उड़ीसा राज्य आपका पहले नंबर पे आपको बेसिकली देखने को मिलता है सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य के रूप में। और अगर बात करते हैं यहाँ पर जो पूछा गया था जिले को लेकर तो वहां पर कोरापुट जिला है सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट जिले के रूप में, उड़ीसा का ही है ये। उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, लगभग परसेंटेज में देखेंगे तो 76.3% के करीब। फिर दूसरे नंबर पर गुजरात का नाम आता है और फिर आपका झारखंड का नंबर देखने को मिलता है। और भारत की अगर बात करें तो विश्व में 5वें नंबर पर आपका आता है इंडिया जो है, बॉक्साइड के अगर मामले में बात की जाए तो 5वें नंबर पे आता है बॉक्साइड में। और मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो वहां पर शीर्ष राज्य में कौन है? तो वहां पर एमपी है, मध्य प्रदेश। ये जो है उत्पादन में है मध्य प्रदेश। पर अगर भंडारण में बात कर लिया जाए तो वहां पर आपको मध्य प्रदेश नहीं, वहां पर फिर उड़ीसा देखने को मिलता है।
और तांबे के अनुमानित भंडार में राजस्थान आपका शीर्ष स्थान पर है, फिर झारखंड का नंबर आता है और फिर आपका मध्य प्रदेश का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां, नल्ला माला की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां। आंसर आपका यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां सही होगा। नीलगिरी पहाड़ियां जो है ना वो एक पर्वत श्रृंखला है जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है। नीलगिरी जो पहाड़ियां इनको ब्लू माउंटेन कहा जाता है। इनकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है ये लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। आपको ये भी बताया कि नीलगिरी में ही आपको जो पर्यटन स्थल है ना ऊटी, वो आपने सुना होगा, जा रहे हैं ऊटी घूमने, तो वो इसी में ही पड़ता है आपका ऊटी। राज पीपला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां मैकाल श्रेणी के रूप में आपका पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा फैली हुई हैं। तो मेन मेन पहाड़ियां है ना उनको याद रखिएगा। आपके पेपर में 3.0 में एक आए थे, नदी को लेकर के आया था, अमरकंटक करके ऑप्शन, मैकाल करके कुछ था। आगे बात करते हैं, साल, बबूल और बांस जो कि उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं उसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी जो है आपको देखने को मिलती है? तो कितनी देखने को मिलती है? 25 सेंटीमीटर से कम, 200 से 250 या 51 से 151। तो 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। बाकी बंगाल टाइगर, स्लॉथ भालू, इन सभी के जो मेन समूह है वो यहीं रहते हैं। अच्छा, 50 सेंटीमीटर से भी जहां पर कम बारिश होती है वो आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहलाते हैं, जिसमें बबूल आता है, खजूर आता है, नीम आता है, खेजड़ी आता है, पलास आता है। और जहां पर वार्षिक वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? 200 प्लस वाले में ये वर्षा है लिखा है, तो उसमें आपका जैसे रोजवुड हो गया और महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, एबोनी आपको याद रख सकते हैं। तो ये आपके सब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। अगला है कैमूर पठार इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए आपका फेमस है। कैमूर जो पठार है ये आपका रोहतास के अंतर्गत और कैमूर के अंतर्गत इसमें जो है आपका फैला हुआ है। ये आपका चूना पत्थर और बलुआ पत्थर इससे जो है आपका संबंधित है। चूना पत्थर के आधार पर आपको पता है सीमेंट उद्योग भी चलता है, तो उससे संबंधित सीमेंट उद्योग भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है, कौन सा सही होगा? तो आंसर आपका यहाँ पर कहेंगे कि न्यूनतम से दूसरे स्थान पर देखने को जो है वो मिलता है। बाकी सबसे बड़ा किसमें नंबर पे आता है? तो पंजाब आपका जोत का आकार देश का सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो 893 है, 916, 918। आंसर आपका 918 यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय औसत जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो वो 943, ये जो है वो आपका भारत का है और यहाँ पर ये आपका बिहार का है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो ये आपका हरियाणा राज्य का है। और कितना है? तो ये आपको देखने को मिलता है 879। और बिहार में आपका सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो बिहार के अंतर्गत, राज्य में नहीं, किस जिले में है? तो गोपालगंज के अंतर्गत सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है लिंगानुपात। कितना है? ये आपका है 1021, 1021। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपका है। और अगर बात करते हैं भारत के संदर्भ में तो आपका केरल राज्य है, इसका लिंगानुपात कितना है? तो 1084 है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है, यानी पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार यानी कि 22 मार्च 2000
24 को कौन सा बिहार दिवस आपका मनाया गया? ये मनाया गया 112वां बिहार दिवस। ये करंट अफेयर करवाई थी ना, उसमें आपको दिखाया भी था बिहार दिवस। और 22 मार्च 1912 को ही आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल को बिहार से अलग करने का गजट प्रकाशित किया गया था। आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कब अलग किया गया था, तो वहां पर आंसर इनमें से कोई नहीं करके था, जिसमें सही होना चाहिए था 1912 करके, जहां बंगाल को बिहार से विधिवत रूप से जो अलग किया गया था उसको लेकर के ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछा गया था, वो ये था कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जो बंगाल को बिहार से अलग करने की घोषणा है वो किसने की थी? तो वो की थी जॉर्ज पंचम ने। तो ये भी आपके पेपर में इसी तैयारी 3 में पूछा गया था, जो रद्द हो गया पेपर। तो जॉर्ज पंचम वाला भी क्वेश्चन आप में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य की स्थापना कब जो है आपकी की गई थी? 1912, 11, 13, कौन सा सही होगा? आप क्या कहेंगे? 1912 में की गई थी। तो 12 दिसंबर 1911 की तारीख मैंने अभी ऊपर बताई ना, उसी में ही बिहार और उड़ीसा क्षेत्र को अलग करके नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा जो है वो सम्राट के द्वारा की गई थी। और विधिवत जो स्थापित हो गया था वो 1 अप्रैल 1912 को नया प्रांत जो है आपका बन गया था। और 22 मार्च को मनाया जाने लगा था बिहार दिवस। और 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को बिहार से आपका अलग करके प्रांत बनाया गया था। तो 1 अप्रैल वाली तारीख भी आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ये भी बन जाता है आंध्र प्रदेश को लेकर के कि एक समय आप याद रखिए 1956 इन 1956, इसमें भाषाई आधार पर अगर बात करते हैं तो पुनर्गठन के क्रम में, और तारीख यहाँ पर एक और समय लिखिए 1953। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए कि आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया था 1953 में। जब बात होती है कि भाषाई आधार पर जो सबसे पहला राज्य जो शामिल हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य करके क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये भाषा यहाँ से हटा दी। 1956 में ही आपका बिहार के जिले की अगर बात करें तो इसका नाम है पूर्णिया। तो ये जो पूर्णिया जिला था इसके कुछ हिस्से को शामिल किया गया था वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका 1956 में हुआ था, वो भी भाषाई आधार पर ही पुनर्गठन के क्रम में ही हुआ था। तो चाहे तो भाषाई के रूप में याद रख सकते हैं, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में जो बिहार राज्य का सबसे विभाजन हुआ था, अंतिम बार विभाजन हुआ था, वो हुआ था सन 2000 में। सन 2000 में जो बिहार है उससे एक नया प्रांत बना था झारखंड। तो झारखंड आपका बना था 15 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी की गई है? कोच्चि, पुडुचेरी या कवरत्ती, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका कोच्चि जो देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही होगा। इसको लेकर के केरल के कोच्चि में 20 से लेकर के 30 मई 2024 इस तक आपके समय में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री जो बैठक है और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी जो है वो आपका की जाएगी। इसकी मेजबानी कौन? कोच्चि जो है वो कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति इनमें से कौन बने हैं? 4 नाम दिए गए हैं, बताना है। 5 नाम दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका प्रबोवो सुबियांतो, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपके इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कब बने? तो मार्च 2024 में जो है ये बने हैं। और पाकिस्तान के बने हैं शहबाज शरीफ। और ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं ये फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? द्वारका, वाराणसी, ऋषिकेश, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो द्वारका आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, जिसमें सबसे लंबा जो केबल स्टे ब्रिज है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत का सबसे बड़ा केबल आधारित ये सुदर्शन ब्रिज है। अगर बात करें इसकी लेंथ को लेकर के, लंबाई को लेकर, तो 2.32 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। और
ओखा और पेट द्वारका के बीच इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पंकज उधास इनका निधन हो गया, तो पूछा गया है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इतिहासकार, अभिनेता, प्रसिद्ध खिलाड़ी या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे, ये आपके गायन क्षेत्र से जो है ये थे, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही होगा। पंकज जो उधास थे ये गजल गायक थे बेसिकली, और जो निधन हुआ है वो 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनके गाने आपने सुने हैं, जैसे चिट्ठी आई है सुना होगा, एक ना कजरे की धार, एक चांदी जैसा रंग है तेरा, तो बहुत फेमस थे। अगला क्वेश्चन आपका है, 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका लखनऊ जो है वो सही होगा। 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया है। और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में मेन जो पॉइंट देखने को मिला था वो था शून्य उत्सर्जन आधारित इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको शामिल किया जाए। ज्यादा से ज्यादा ईवी को लेकर के बात की जा रही थी, ताकि शून्य उत्सर्जन जो है उसको एक लक्ष्य के तौर पर जो रखा है उसको हासिल किया जा सके। अगला क्वेश्चन आपका है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? तो आंसर आपका आपतित किरण और निर्गत किरण जो है वो आपका यहाँ पर सही होगा। अब इस चीज को पिक्चर के जरिए भी आप दर्शा सकते हैं। और आपतन कोण के लिए, विशेष मान के लिए विचलन कोण का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है। न्यूनतम जो विचलन है उसकी स्थिति में अगर बात करेंगे तो जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है। वैसे तो चित्र के माध्यम से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, वैसे बता दिया आपको। अगला है, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा? तारतम्य में कमी या फिर वृद्धि या फिर ध्वनि उत्पादित तारतम्य में कोई परिवर्तन नहीं। आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा, तारतम्य में कमी देखने को जो है वो मिलेगी। स्रोत है यहाँ से और एक श्रोता है, इसके बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि या जो कमी होती है इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और जैसे चींटी बजाती हुई कि ट्रेन जा रही है, जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो ध्वनि की धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपसे वो ट्रेन दूर जाती जाती है ध्वनि की आवृत्ति घटती जाती है। तो डॉपलर इफेक्ट इसी से रिलेटेड है। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अगर आपेक्षिक गति में कमी आती है तो आप कहेंगे ध्वनि की जो आवृत्ति है वो बढ़ती है, और आपेक्षिक गति अगर बढ़ती है तो आप कहेंगे ध्वनि की आवृत्ति घटती जाती है। इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब यहाँ पर जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे तारतम्य में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन आपका है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व और दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर कम जो है वो सही होगा। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व और दाब सामान्य अवस्था की तुलना में कम होता है। जिसमें आपको पता है कि संपीड़न में दाब अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा। विरलन में दाब कम होगा तो घनत्व कम होगा। वही चीज यहाँ पर पूछी गई थी कि घनत्व का व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषता के तौर पर याद हो सकते हैं। बाकी अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ अभी बताया था कि अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चलती है। टॉपिक वाइज में बताया था कि उनके जो पॉइंट है उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, और लंबवत चलती हैं ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं, और अनुदैर्ध्य जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक समानांतर चलती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एमिनेशन या फिर अनुलेखन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन? आंसर की बात करते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन जो है इसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कुछ पौधे होते हैं ना, जैसे जट्रोफा है, मूंगफली है, नीम, इनके बीजों से जो प्राप्त बसी पदार्थ होते हैं ना उसका ही किया जाता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, तब आपको बायोडीजल जो है वो प्राप्त होता है। डीजल की जो गुणवत्ता होती है ना उसको किस में मापा जाता है, तो वो नापते हैं सीटेन संख्या के थ्रू। और ग्रीन डीजल जो होता है ना वो गुणवत्ता में सबसे अच्छा डीजल माना जाता है। बायोडीजल जो होता है वो प्रदूषण रहित आपका
ईंधन के रूप में जाना जाता है, जिसको हम पर्यावरण हितैषी ईंधन भी कहते हैं। अगला है आपका कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं। परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, सबसे बाह्य कक्षा में, सबसे आंतरिक कक्षा में, कौन सा सही होगा? आंसर आपका हो जाएगा परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में होते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 1 से 8 के बीच देखने को मिलती है, जिसमें जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, वो अपना अट्ठा कंप्लीट करती है कि अष्टक बना ले। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको साझेदारी करते हैं। बोर ने नियम दिया था कि परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकते हैं, तो बाहरी कक्षा को अष्टक जो है वो माना जाता है। बाकी रासायनिक बंध की अगर बात करते हैं तो 3 टाइप होते हैं, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, चाहे तो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भोजन में जो लवण है उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है? खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, खाना बनाने के प्रक्रम को सरल बनाता है, कौन सा होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर होगा कि थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसको बनाना, जो कि भोजन के पाचन में जो है वो हेल्प करता है। अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनता है? लवण बनता है। जैसे अगर हम NaOH की बात करें, OH आ रहा है मतलब ये क्षार है, और HCl आ रहा है तो H प्लस आयन तो अम्ल है। ये बना करके क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है, ये आपका क्या है? लवण है। तो ये इस प्रकार से बनता है। और लवण है ये NaCl है कि नमक तो ये होता है, तो ये हमारे पेट में पहुंचकर अमाशय में उपस्थित जो अंग है उसको उत्सर्जित करके आप कहेंगे, उत्तेजित करके आप कहेंगे, गैस्ट्रिक जो एसिड होता है HCl, इसको जो है वो उत्पन्न करता है, जो कि खाद्य पदार्थों के पाचन में बेसिकली जो है वो हेल्प करता है। अगला है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम इनमें से क्या था? न्यायमूर्ति हेरोल्ड ब्लैकर, न्यायमूर्ति एडम बिटलस्टन, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। आंसर आपका यहाँ पर ब्रूमफील्ड हो जाएगा। ब्रूम बूम बुमराह याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की जो सुनवाई करने वाले न्यायाधीश थे, इनका नाम था CN ब्रूमफील्ड। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को आपको देखने को जो है वो मिला था। और कांग्रेस का जो वार्षिक नागपुर अधिवेशन था ना, उसी में ही इसी असहयोग प्रस्ताव को CR दास जी ने प्रस्तुत किया था। तो नागपुर अधिवेशन और CR जी का नाम, और नागपुर अधिवेशन, CR जी का नाम, और असहयोग जो है प्रस्ताव, ये चीजें आप याद रख सकते हैं। बाकी असल जो गांधी जी थे उन्होंने 1920 में अपना जो केसरे हिंद पदक था वो लौटा दिया था। विधान परिषदों का बहिष्कार स्टार्ट हो गया था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो आयोजित कलकत्ता अधिवेशन था ना, उसमें महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था खुद। जितने भी कांग्रेस के मेन मेन अधिवेशन है वो आपको पता होना चाहिए। अगला है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ ला करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। तो ये जो कथन है वो इनमें से किसका है? जॉन मथाई, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर महात्मा गांधी जो आप देख रहे हैं, ये कथन महात्मा गांधी जी ने जो है वो दिया था। बाकी रेलवे को लेकर के जो कथन है, बेसिकली बात की गई थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कितना रेलवे ने योगदान दिया था ना, उसको लेकर के। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, जो बंबई से थाने ट्रेन चली थी, वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915, दिसंबर 1920, या मार्च 1919? तो आपको पता है कि ये आए थे 1915 को, जनवरी की तारीख, और तारीख थी 9 जनवरी की। इसी तारीख को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और पहली बार जो मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, वो मनाया गया था 2003 में। इस बात को भी याद रख सकते हैं। 50 प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि रोलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? बताइए। जेबी कृपलानी थे, गंगाधर तिलक जी थे, एडविन सैमुअल थे? आंसर की बात करते हैं तो सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था। क्या कहा था? कि भैया जो रॉलेट एक्ट है वो एक निवारक हत्या है। बाकी आपको पता है 1919 में आपका ये आया था, बिना वकील, बिना दलील, इस कानून, इसका सब नाम रखा गया था। और गांधी जी ने क्या कहा था इसको, जो रॉलेट एक्ट था, तो इसको काला कानून की संज्ञा जो है वो महात्मा गांधी जी ने जो है वो दी थी।
इसको बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा जाता था। अगला है सर्वोपरिसत्ता की नीति इनमें से किसने जो है वो दी थी? आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, इनके द्वारा जो है वो की गई थी। कार्यकाल कब से कब तक चला था? 1813 से लेकर 1823 तक जो है ये चला था, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल। और आंग्ल नेपाल युद्ध इन्हीं के टाइम में हुआ था। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट जो था वो हेस्टिंग्स के टाइम में ही देखने को मिला था। काश्तकारी जो अधिनियम था वो इसी के टाइम में लागू हुआ था। और तो लगभग सारी चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो क्या नहीं है? तो आप कहेंगे एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ये आपका यहाँ पर जो है वो गलत है। बाकी जैसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील हो गया, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो गया, तो ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? 1975, 74, 76, कौन सा सही होगा? आंसर आपका हो जाएगा 1976। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार 1976 में शामिल किए गए थे। कौन सा संविधान संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। और जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी 11वां नंबर वाला, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए जो है वो जोड़ा गया था। आर्टिकल 51 का था, 51A भी कह सकते हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को लेकर के रखा गया है। और सोवियत संघ जो है वहां से लिए गए हैं। ये सारी चीजें बता चुके हैं। अगला है, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? पहला कह रहा है कि बी और सी दोनों सत्य हैं। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो कौन सा सही है? पहला ही सही है, यानी बी और सी दोनों के दोनों आपके यहाँ पर सही है। जिसमें जो बातें लिखी गई हैं दोनों को याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं आपके? तो अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन बन चुके हैं, सारे आपको याद रखने हैं। तो भारत में जब आपातकाल लागू होता है ना, तो कुछ मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन 20-21 जो है उनको आप किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं कर सकते हैं। और 12 से 35 में भाग 3 में मौलिक अधिकार है। इनमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है? पहला कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया था जो भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, जो कि आपका गलत है। क्यों? सातवां संविधान संशोधन जो है 1956, इसका संबंध राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, न कि राष्ट्रपति से संबंधित। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो गलत है। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है आपका बी वाला, जो कि आपका सही नहीं है। और जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में लाया गया था, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भाग 3 जो है जिसको कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, इसके अंतर्गत आता क्या है? 12 से 35 में आपको देखने को मिलते हैं मौलिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन था 1978, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसको 300 का में रखा गया है। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसमें अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग आपका संकेंद्रित है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार में छोटा नागपुर का पठार सही होगा, जहां पर अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग आपको देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत भी जैसे जमशेदपुर है, बोकारो है, राउरकेला है, दुर्गपुर है, बर्नपुर है, जहां पर आपको लौह इस्पात कारखाने देखने को मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा जो है वो किसे दी जाती है? तो इसी को दी जाती है। और लौह है, चूना है, डोलोमाइट है, मैग्नीज है, इनके कोयले है, कोयला वगैरह है, इसकी उपलब्धता के कारण आप कहेंगे लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास भी आपको यही देखने को जो है वो मिलता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुंजा, इसका दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? इतिक्कारा, कल्लाई या पोनानी, कौन सा सही होगा? तो केरल की जो है सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पोनानी। पोनानी एक्चुअल में इसका भारत पुंजा का ही नाम है, दूसरा नाम है। इस मेन नाम ये है, इसी का ही दूसरा नाम है, जो कि अरब सागर में जो है वो गिरती है। और
केरल में बहने वाली या केरल से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी पेरियार नदी है। इसको केरल का नील भी कहा जाता है। पेरियार नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं, पीने का पानी उपलब्ध कराती है इसलिए। अगला है, इनमें से किससे वन्य घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया था? कच्छ का रण, लद्दाख, स्पीति घाटी, कौन सा सही होगा? तो कच्छ का रण आपका जो है ये सही हो जाएगा। इसको घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है। एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर भारतीय जंगली गधा, जिसे स्थानीय भाषा में खच्चर कहा जाता है, वो आपके यहाँ पर देखने को जो है वो मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न जो पैटर्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो अच्छा, जो कच्छ का रण था ना ऊपर, उसका एक नाम है सफेद मरुस्थल, क्योंकि आपके में एक क्वेश्चन आया था जो सहारा मरुस्थल है वो कैसा है, ठंडा है, गर्म है, ऐसे करके आया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कच्छ का रण है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सफेद मरुस्थल के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अगला है आपका, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो इसे हम नक्षत्र जो है वो कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा देखेंगे जो मान्यता प्राप्त नक्षत्र मंडल है उसमें जैसे ओरियन, मरकस है, एपस है, वो देखने को मिलते हैं, वो भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कौन सा सही होगा? आंसर की बात कर रहे हैं तो आंसर आपका यहाँ पर पहला यानी आंध्र प्रदेश जो है वो सही होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आपको देखने को मिलता है। यूरेनियम के अयस्क में पिचब्लैंड आपको देखने को मिलता है, और यूरेनियम के ही खनन को लेकर के आपको देखने को मिलता है झारखंड जो जिला है उसके अंतर्गत सिंहभूम जिला। तो ये भी आपका सिंहभूम जो जिले का, और अगर डिटेल में जाएं तो जादूगोड़ा क्षेत्र ये आपका फेमस है। जादूगोड़ा क्षेत्र ये आपका फेमस है यूरेनियम खनन के लिए, अगर आपसे बात की जाए। ग्रेफाइट में शीर्ष उत्पादक राज्य में तमिलनाडु है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपको देखने को मिलता है राजस्थान राज्य में। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। असत्य कथन आपको यहाँ पर छांटना है। आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करता है। आरबीआई 100 रुपए की करेंसी नोट छापता है। कौन सा गलत है? गलत है आपका यहाँ पर बी वाला, विनियमित करने के लिए जो लिखा है ना खुले बाजार की क्रिया करता है, ये आपका ऐसा बिल्कुल गलत है। अच्छा, केंद्रीय बैंक के रूप में जो आरबीआई है इसकी जो स्थापना है वो संस्तुति किस आयोग के द्वारा दी गई थी? तो वो दी गई थी हिल्टन यंग आयोग। आरबीआई की स्थापना हुई कब थी? आपकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट कौन सा था? तो एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934। और जो आरबीआई होता है ना वो न्यूनतम रिजर्व जो प्रणाली होती है उसके अंतर्गत ही आरबीआई करेंसी नोट आपका जारी करता है। न्यूनतम अगर बात की जाए आरक्षित प्रणाली आपकी आई कब थी? तो कानून आया था 1956 में। और आरबीआई जो नोट जारी करने की बात कर रहा है तो 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक जितने भी आप कहेंगे नोटों का निर्गमन ये कर सकता है। अब जिसमें जितनी नोटें चल रही है नहीं चल रही है तो बात की बात है, जैसे 2000 की नोट कट चुकी है। और जो नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को मिलता है ना वो एक्ट की धारा 22 है। अगला है, हरित क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था। दूसरा कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तीसरा कह रहा है रंधावा को भारत में हरित क्रांति जनक। तो ये तो गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, यानी पहला और दूसरा यहाँ पर जो है सही है। नहीं, पहला यहाँ तीसरा लिखा है ना, तो ये वाला नहीं, ये ऑप्शन आपका पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा। विलियम जो गॉन्ड का नाम लिखा है ये भी आपका सही है कि इन्होंने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को जाता है, जिनका निधन हो चुका है अभी हाल ही में, वो आपको बता चुके हैं। इनको भारत रत्न मिला था 2004 में। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। और हरित क्रांति की जन्मस्थली जो कहा जाता है वो कहा जाता है पंतनगर को, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका उत्तराखंड में है।
अगला क्वेश्चन आपका है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, कोरियोलिस बल, अपकेंद्री बल। तो कोरियोलिस बल जो है आपका यहाँ पर सही होगा, जिसमें दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आपका बहने लगती है। कोरियोलिस बल की बात करें तो आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, और कोरियोलिस जो बल है वो अक्षांश के कोण के साथ ये सीधा समानुपाती आपका होता है। कोरियोलिस बल की अगर बात करें तो ध्रुवों पर जो है ये अधिकतम होता है, और भूमध्य रेखा पर जो है ये न्यूनतम होता है। कोरियोलिस बल जो है इसमें ये भी आप कह सकते हैं न्यूनतम, या ऐसे भी लिखा रहता है कि विषुवत रेखा पर आपका ये शून्य होता है, और शून्य होने के कारण ये फर्क पड़ता है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो आपके नहीं बनते। अगला है, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या फिर भारतीय बीमा विनियामक, या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख जो है आपका करता है। अगला है आपका पीएम दक्ष योजना, इसके तहत प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? 2000, 6000, 3000। तो आंसर यहाँ पर 3000 रुपए आपका यहाँ पर सही होगा। ये योजना लागू हुई थी 2020-21 से। पीएम दक्ष योजना का मेन उद्देश्य था ना कि जो अनुसूचित जनजाति के हैं, जिसमें ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी जितने आपको देखने को मिलेंगे अनुसूचित जाति में सफाई कर्मचारी हैं, तो इनको बेसिकली कौशल स्तर को लेकर के दीर्घकालिक अल्पकालिक कौशल प्रदान करने को लेकर के बढ़ाने को लेकर के ये मुआवजे को लेकर बात की गई है। अगला है, लॉन्गटे महोत्सव किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। आंसर आपका लॉन्गटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये पहला जो है वो सही होगा। अगला है आपका, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। आंसर की बात करते हैं तो आंसर गुजरात राज्य, पहला वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। गुजरात के कच्छ जिला के अंतर्गत दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो बना रही है वो अडानी समूह है, वो बना रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व साइबर जो अपराध सूचकांक 2024 है, इसके अनुसार विश्व स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां या 10वां? तो आप क्या कहेंगे, 10वें स्थान पर जो है वो भारत का नंबर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर इनमें से क्या है? 6.6, 7 या 6.8? आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर 7% जो है वो यहाँ पर सही होगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर, वो 6.8 बताया है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और जो प्रश्न पूछा गया था वो था एशियाई विकास बैंक। अगला है, गणगौर महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आपके में भी एक आया था जम्मू कश्मीर वाला मेला करके, तो ऐसे नए जो उत्सव हैं उनसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत किया गया है। महत्वपूर्ण त्योहार है, भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी के मिलन का सम्मान यहाँ पर देखने को मिलता है। ये मनाया जाता है चैत में, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। और राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित जो पुष्कर मेला है वो आपका कार्तिक के महीने में होता है, अक्टूबर नवंबर में। अगला है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? डार्विन, माल्यस, गैरोड? कौन सा सही होगा? तो आंसर यहाँ पर बी वाला, माल्यस नहीं माल्था ये लिखा है, माल्थस। तो सबसे पहले माल्थस जो थे उन्होंने जो है वो अध्ययन किया था। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी। अच्छा, माल्थस ने जो है अपने जनसंख्या सिद्धांत में 5 तत्व बताए थे, उसमें एक था प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन और आपका कृषि उत्पादन। और जननांकी जिसको जो डेमोग्राफी है ना, इसके पिता कहा जाता है जॉन ग्राउंट को। अगला, इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? चरना, मलबा, भीगना? कौन सा सही होगा? तो मलबा जो आपका है ये खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, बाकी चरना, भीगना ये सब जो है आपका आ जाएगा।
अगला है मिल्बे माइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? कृषि कवक, कृषि कीटक, कृषि शाक। आंसर की बात करते हैं तो कृषि कीटक जो है इसके उन्मूलन में जो है वो किया जाता है। ये पशु के दवा के रूप में मतलब यूज की जाती है, खरपतवार नाशी के रूप में यूज की जाती है। डीडीटी का भी नाम आपने सुना होगा, तो जो डीडीटी है वो भी आपकी यूज की जाती है, इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी एक कीटनाशक रसायन है। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डीडीटी को लेकर के याद रखिएगा। इसको लेकर के निर्माण जो किया था वो किया था पॉल मूलर ने, तो जो उनको मिला था बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1948 में। अगला है किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या शंकुधारी। आंसर यहाँ पर आपका सी यानी शंकुधारी वन जो है वो सही हो जाएगा। इसकी भूमि अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली जो है वो होती है। अगला है सौर ऊर्जा का कितने परसेंट जो भाग है वो आपका पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होता है? 34, 17, 51। आंसर आपका यहाँ पर 51% जो है वो सही होगा। जो अंतरिक्ष में प्रकीर्णित तरंग होती है वो 30% होती है, बादल के द्वारा 17%, पृथ्वी तल के द्वारा 6% और वायुमंडल जो है उसके द्वारा 7%। बाकी टोटल की अगर बात करें तो पृथ्वी को प्राप्त होती है 51%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में चूना मिलाने से मृदा क्या होती है? कम रेती होती है, कम लवड़ी होती है, कम अम्लीय होती है? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आंसर यहाँ पर आपका कम अम्लीय जो है वो हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन। बाकी जो क्षारीय मृदा है उसको अगर खेती योग्य बनाना है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। मृदा की जो पीएच वैल्यू होती है, अगर अधिक उत्पादकता करनी है तो उसके लिए लगभग 5.5 से 7 के बीच में जो है आपकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है 78 की एक ज्या तरंग का आरएमएस मान ये इनमें से किसके बराबर जो है आपका होता है? 0 पॉइंट करके वैल्यू सभी दे रखी हैं। आंसर की बात करें तो 0.707 ये अधिकतम मान जो है आपका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक जल में डिटर्जेंट मिलाकर के ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह तेल जल व तेल के मध्य जो पृष्ठ तनाव है उसको बढ़ा देता है, या फिर तेल और जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है, या फिर डिटर्जेंट अणु के द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है। ए बी सी इस तरीके से ऑप्शन है, डी भी है, केवल दूसरा, केवल पहला, केवल तीसरा। आंसर होगा इनमें से एक से अधिक यहाँ पर सही है। पृष्ठ तनाव को घटाता भी है, ये भी सही है, और निलंबन हो जाता है, ये भी आपका जो है वो सही है। तो सेकंड और थर्ड आपके यहाँ पर जो है वो सही है। बाकी पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे लंबाई, तो वो आप याद रखिएगा। अगला है दूरदर्शन रिसीवर में आवाज कैसी होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, पल्स विद्युत मॉड्यूलेटेड या फेज मॉड्यूलेटेड? आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आपको देखने को आवाज मिलती है, तो आंसर पहला यहाँ पर होगा। दूरदर्शन का आविष्कार कब हुआ था? तो हुआ था 1924 में, जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। अगला है आपका धूम कोहरा किसके संयोजन से आपका बनता है? ओजोन और हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और प्रकाश, धुआं और कोहरा, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करें तो इनमें से एक से अधिक जो है वो होगा, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्रकाश, ओजोन और हाइड्रोकार्बन के संयोजन से आपका ये बनता है, तो एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 82 कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच एक मध्यवर्ती गुण होता है उन्हें उपधातु कहा जाता है, तो इनमें से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? जर्मेनियम, कार्बन, तांबा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, यानी कि जर्मेनियम। जिन तत्वों में आप कहेंगे धातु और धातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड यानी उपधातु कहते हैं। तो जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम आपका जो है वो उपधातु है। यही चीज आपसे पूछी गई थी। अगला देखते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? डेक्रोन, नाइलॉन, रेयॉन, कौन सा सही होगा? आंसर आपका नाइलॉन 6,6 जो आप देख रहे हैं ये आपका प्राप्त होता है। यूज किया जाता है वस्त्र उद्योग वगैरह में, आपने देखा है वहां पर थर्मोप्लास्टिक के टाइप में आपको देखने को मिलता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद लास्ट होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? अंडकोश में, वृषण में, शुक्रवाहिका में? टोटल 85 क्वेश्चन कराए हैं,
85 में से कितने आप सही कर पाए, स्कोर भी अवश्य बताइएगा ताकि चेक कर सके अपने आप को कि कितना कितना आप सही कर पा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो वृषण आपका सही होगा। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। नर जनन ग्रंथियां होती हैं वृषण, और नरों में प्राथमिक जो जनन अंग होते हैं वो वृषण जो है वही आपका कहलाएगा। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो इसी में ही होता है। शुक्राणुओं की लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 माइक्रोन में जो है आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि रुधिर में एंटी स्कंदन जो पदार्थ होते हैं वो क्यों मिलाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर की बात करें तो रुधिर एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में जो मिलाया जाता है वो सोडियम ऑक्जेलेट जो है इसका उपयोग किया जाता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन आपका स्रावित होता है, उससे आपका कमी अगर हो जाए तो क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। वो सारे पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि हम कोशिश करें जल्दी दूसरा सेट भी आपके लिए लेकर के आएँ, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम आपके लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकें। बाकी प्रश्न आपके लिए जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। मैथ और रीजनिंग नहीं हमने यहाँ शामिल की है तो वो आप अलग से शामिल कर लीजिएगा। इसी प्रकार 6 से 8 वाले या 9 से 10 वाले जिनका जो सब्जेक्ट है वो अपनी अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।